हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एमसीआरई का पेपर। एमसीआरई का जो पेपर हुआ था हम लोगों का, ये सारा पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं ये लैब पोस्ट के लिए था। लैब असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी, पोस्ट कोड जो इसका था वो था 19। तो 19 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को पेपर देखने को मिला था, उस पेपर को आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। एम्स जो है वो अपने काफ़ी क्वेश्चंस को रिपीट करता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अगर आप लोग एम्स का पेपर लिखने वाले हैं या आप लोग ये पेपर लिख चुके हैं सीआरई का, जो कि हुआ है 27/2/2025 में, तो अगर जो लोग लिख चुके हैं वो अपने आंसर्स चेक कर लें। अदरवाइज़ जो लोग नया एम्स को लिखने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस पेपर को देख के आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी आप लिखने वाले हों उसमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉस्फोग्लुकोनिक एसिड। फॉस्फोग्लुकोनिक एसिड को कन्वर्जन करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए NADP कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? फॉस्फोग्लुकोनिक एसिड के अंदर। और ये जो फॉस्फोग्लुकोनिक एसिड है इसके साथ बनता है NADPH, और NADPH किसकी प्रेजेंस में बनता है? G6PD। तो हमारा आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, G6PD की प्रेजेंस में होता है। बट अगर इसी रिएक्शन को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो इसमें हम लोग एक ऐड करते हैं डाई को, उसका नाम होता है ब्रोमोक्रिजोल ब्लू। और ये 2,6 ब्रोमोक्रिजोल ब्लू जो होती है, इस डाई का कलर जो होता है वो कैसा होता है भाई? आपको नीला कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपको दो कलर दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा कलरलेस, एक सेकंड हो सकता है आपको क्या दिखाई दे? ब्लू कलर दिखाई दे। अगर ब्लू कलर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर G6PD जो है वो एब्सेंट है, और इन केस ऑफ आपको कलरलेस दिखाई दे रहा है तो G6PD जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन है जो मैंने आपको सिखाई है G6PD एग्जामिनेशन की। इसी से ये क्वेश्चन था एक तरीके से, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ग्लूटाथियोन होता है वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ग्लूटाथियोन क्या है भाई? आपका प्रोटीन है। ये क्या करता है? ये रिएक्ट करता है किसके साथ? फ्री रेडिकल्स के साथ। फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करता है ये प्रोटीन, और फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। इसके रिमूवल से क्या हो जाता है? हमारी बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल्स हटते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो होती है वो कैसी रहती है? हेल्दी रहती है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ जो स्किन वाइटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, स्किन को ब्राइट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर ग्लूटाथियोन होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग करने के लिए एम्स ने पेपर बनाया है, ईजी नहीं होगा। ये जो विटामिन लिखा है ये कंफ्यूजिंग करने के लिए लिखा है। जहाँ हम लोग पढ़ रहे होते हैं किसको? विटामिन ई को पढ़ रहे होते हैं। तो विटामिन ई के अंदर आपको देखने को मिलता है ये एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वैसे तो कि विटामिन जो ई है वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है? तो एंटीऑक्सीडेंट है। और इसी के साथ ये जो होता है ना विटामिन ई, ये भी यार क्या करता है? स्किन को हेल्दी कर रहा होता है और शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वहाँ पर ही हम लोग ग्लूटाथियोन और विटामिन ई को दोनों को एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये ऑप्शन लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। अगर पायरुवेट काइनेज एंजाइम अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो किस से रिलेट करेगा? तो वो रिलेट करेगा अर्नेस्ट मेयरहोफ पाथवे से। EMP पाथवे जो हम लोग अपनी 11th क्लास की बुक में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं। EMP पाथवे के अंदर आपको पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो होता है वो देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। वही EMP पाथवे कहलाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन। यहाँ पे से ऐसे दो क्वेश्चन थे, अभी ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन। आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे फ्री जॉइंट्स हैं
उनका नाम होता है क्या, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का सेंस ऐसा रहता है कि अगर आप लोग देखेंगे दो बोन्स के आर्टिकुलेशंस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, तो इन बोन्स के आर्टिकुलेशंस के बीच में जो ये आपको फ्लूइड दिखाई देता है ना, इस फ्लूइड का नाम होता है क्या, साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड आपको पता है बोन्स के बीच में है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोन्स हो जाएगा। मैं रेड से टिक कर देता हूँ इसको, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोन हो जाएगा। तो ये साइनोवियल फ्लूइड, एक तो आपसे ये पूछा गया था कि बिटवीन कहाँ पर होता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो किसके अराउंड होता है, तो बोन के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा करके क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, जो कैसिन इन मिल्क विच काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो कैसिन होता है मिल्क के अंदर वो किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये है फॉस्फोप्रोटीन आपका मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, आपको कैसिन प्रोटीन का टाइप पता होना चाहिए था, ठीक है। लोकेशन ऑफ ए साइनोवियल फ्लूइड, जैसा मैंने अभी सिखाया आपको, इस साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पर होगा भाई, जॉइंट्स के अंदर होगा। तो वही नियर द हार्ट, आप अगर हार्ट में देखोगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। कौन सा होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और अगर एब्डोमिनल कैविटी के पास देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एसाइटिक फ्लूइड। मल्टीपल फ्लूइड्स आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। अगर वही लंग कैविटी होती तो क्या देखने को मिलता आपको, लंग कैविटी में आपको देखने को मिलता प्लूरल फ्लूइड। अगले सवाल की बात करते हैं, मलेरिया इज़ विच काइंड ऑफ, यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये नहीं था इसका पार्ट, ये तो टाइपिंग में आ गया है शायद। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, विच काइंड ऑफ पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर पैरासाइट लगा दिया, बट इसका आंसर क्या है, प्रोटोजोआ है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे पैरासाइट्स को, तो पैरासाइट्स आप कहें सर पैरासाइट सही है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट आंसर की बात हो रही है तो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजोआ और दूसरे होते हैं हेलमिंथ। हेलमिंथ के पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर, और यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो जब भी हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो आपको सारे सेल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है भाई, मलेरिया का पैरासाइट है। क्या है, मलेरिया का पैरासाइट। तो अगर हम लोग आंसर करेंगे तो किसको करेंगे, प्लाज्मोडियम को करेंगे। मलेरिया क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, तो मलेरिया जो है वो फीवर का नाम है, और प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासाइट का नाम है, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, प्रोटोजोआ हो जाएगा। और अगर इससे भी आगे लिख रखा होता तो आपको समझ में आता, स्पोरो स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इससे और एक्यूरेट आंसर होता है कि प्रोटोजोआ के भी क्लासिफिकेशन में ये स्पोरोजोआ में आता है। मेजरली बैक्टीरिया आर, है ना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो आपके होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो पैथोजेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर कमेंसल भी दे सकता है, बट ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट बेस्ड है कि वो किस पे देगा। कि अगर आप लोग अगर देखेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया कहते भाई आपके पैथोजेंस थे। और अगर आप वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, मतलब सिर्फ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी नहीं देख रहे हैं, तो फिर कमेंसल्स आंसर कर सकते हैं। साइटोकाइनिन इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, जो साइटोकाइनिन्स होते हैं ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स, तो साइटोकाइनिन प्रोटीन्स हैं, और ये आपको स्मॉल प्रोटीन्स लाइक मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। ऑर्डर ऑफ कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में फेमस क्वेश्चंस में से एक है, ऑर्डर ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं कि किस ऑर्डर से कलेक्शन किया जाए। तो अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें तो आपको देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको करना होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर बॉटल्स जो होती हैं उसके अंदर आपको सबसे पहले कलेक्शन करना होता है। फिर आपको करना होता है कहाँ पर, सिट्रेट के अंदर करना होता है। तो आपका समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया पहले सबसे तो ब्लड कलेक्शन हो जाएगा कहाँ पर, ब्लड कल्चर बॉटल्स के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे ब्लड कल्चर बॉटल्स को, तो वो आप लोगों की जो बॉटल्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी कल्चर्स के लिए, तो वो वाली बॉटल्स हम लोग सबसे पहले यूज़ कर रहे होते हैं।
उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं किसमें कि सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट कहाँ यूज़ होता है आपका, जितनी भी कोगुलेशन स्टडीज़ होती हैं तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करते हो, सोडियम सिट्रेट को यूज़ करते हो। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर, तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो हेपैरिन, जो कि आगे लिखा हुआ ही है, हेपैरिन, रेड कंटेनर, पर्पल, EDTA वाला, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, EDTA। और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोराइड को, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड कल्चर, फिर यहाँ पर सोडियम सिट्रेट है, यहाँ पर हेपैरिन है। सोडियम सिट्रेट जो है ना, ये सिट्रेट लिखा हुआ है, सिट्रेट को बाद में कर दिया तो सेकंड ऑप्शन कट जाएगा और ये सही हो जाएगा। वहाँ पर जब आप पेपर में लिख रहे थे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ब्लड कल्चर सबसे आगे लिखा हुआ था, तो ब्लड कल्चर देखते ही आंसर बन जाता सबका, तो ईजी हो गया था ये सबके लिए। अगले सवाल की बात करी जाए, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोस शुड बी यूज इन ए स्मॉल DNA। एग्रोस क्या होता है भाई, पहले सबसे ये पता होना चाहिए, जब भी हम लोग DNA सेपरेशन करते हैं तो हम लोग ऐसा एक जेल यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग छोटे छोटे से कॉम्स बनाते हैं। तो ये जो जेल है, ये जेल जो है वो किसका बना हुआ है, एग्रोस का बना हुआ है। एग्रोस, जैसे हम लोग अगार यूज़ करते हैं ना लैब में, वैसे के वैसा ही ये एग्रोस कंपाउंड होता है, जो कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है, जिसमें हम लोगों को DNA मूव करता हुआ दिख जाए। तो जब भी स्मॉल DNA होते हैं तो हमें चाहिए होता है हाई कंसंट्रेशन, नंबर ऐसे फिक्स नहीं है। और जब भी आपका क्या होता है ना कि लार्ज पीस ऑफ DNA चाहिए होता है, ठीक है, एक मिनट रुकना भाई। तो आपका जब भी लार्ज पीस ऑफ DNA होता है तो यहाँ पर स्मॉल कंसंट्रेशन चाहिए होता है। ये कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग है। तो आपका यहाँ पर स्मॉल DNA इन्होंने लिख के दिया है, तो आपको क्या चाहिए होगा भाई, हाई कंसंट्रेशन चाहिए होगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि जीनोटाइप ऑफ ए सिकल सेल डिजीज़। जीनोटाइप्स के अंदर अगर देखा जाए, ये S लिखा हुआ है, जहाँ पर भी 3 है, यहाँ सब S है। तो यहाँ पर आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगा HbS और HbS। जब भी आपका प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो HbS और HbS के साथ होगा। लेकिन सिकल सेल ट्रायड होता है ना, तो सिकल सेल ट्रायड के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बट आंसर यहाँ पर B बनेगा भी। ये जो क्वेश्चन है ये यूरिन लिखा हुआ है, यूरिन URINE, ठीक है। यूरिन कॉपर एंड सेलुलोप्लाज्मिन फॉर विच डिजीज इज टेस्ट फॉर डन। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो विल्सन्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है। बाकी सारी डिजीज़ के आंसर आपको समझ में आ जाते हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज और ऐसा करके डिजीज़ के नाम लिख रखे थे, मतलब डायबिटीज़। तो आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, विल्सन्स डिजीज़ बनेगा। इस विल्सन्स डिजीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, थेरेपीज़ में भी विल्सन्स डिजीज़ इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर कॉपर और सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है वो यूरिन के अंदर डिटेक्ट हो रहा होता है आपको। ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, विच फॉर्म ऑफ ए क्लेमाइडिया इज़ फाउंड इनसाइड लिखा हुआ है, ये एक साथ है, इनसाइड द सेल। तो क्लेमाइडिया के लिए अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बाहर, अगर क्लेमाइडिया क्या है ना भाई, पहले वायरस में रखा हुआ था, अभी इसको उठा के कहाँ रख दिया है, बैक्टीरिया के अंदर। तो क्लेमाइडिया जो होता है ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है, एक ये होस्ट सेल जिसको एलिमेंट्री बॉडी हम लोग बोल देते हैं, जब ये एंटर करने वाला होता है और जब ये अंदर जाके रेप्लिकेट करने लगता है तो ये अंदर जो सेल के अंदर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलर बॉडी। इन्होंने बोला है इनसाइड द सेल कैसा दिखाई देगा आपको, रेटिकुलेट बॉडी के अंदर क्लेमाइडिया दिखाई देगा। क्लेमाइडिया क्या होता है ना, ऐसे ये एंटर करता है सॉरी, ये जैसे ही एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद ये क्या करता है, अपने फॉर्म्स को बढ़ा रहा होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ए रेटिकुलेट बॉडी की फॉर्म में बढ़ाता है। स्पैरोसाइट्स आर विच टाइप ऑफ सेल। स्पैरोसाइट्स कैसे टाइप के सेल्स हैं, लार्ज बाइकॉनकेव शेप है, मैक्रोसाइट सेल्स हैं, ओवल शेप है और राउंडेड शेप है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा राउंडेड शेप। स्पैरोसाइट्स के अंदर हो क्या रहा है, पूरी की पूरी RBC क्या हो गई है, स्फेरिकल शेप की, स्फेरिकल शेप। तो ये स्फेरिकल शेप आपको देखने को मिलता है, सिर्फ एक यही आंसर है। मतलब यहाँ तो ऐसा हो गया ना, ये बाइकॉनकेव का साइज़ बड़ा हो गया,
लेकिन ये ऐसे गोला पूरी सर्कुलर नहीं हुई, तो ना ओवल होगी, ना ये होगी, ना ये होगी। फिर ओवल आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि राउंडेड सेल पूरा लिख रखा है, तो यहाँ पर आंसर डी बन जाएगा। हाउ मैनी ATP आर यूज इन अ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती हैं 4 ATP। याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए 4 ATP यूज़ होती हैं, ठीक है। अब वो अगला सवाल मिलता है MSC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है माइक्रो में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। MSC क्लास सेकंड एंड प्रिंसिपली आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ। MSC सेकंड जो क्लास होता है वो किस सरफेस पे फाउंड होता है, तो वो आपको देखने को मिलता है B सेल के ऊपर एंड मैक्रोफेज के ऊपर। तो मैक्रोफेज और बी सेल के ऊपर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन टी सेल से बना रखा है, लेकिन हाँ आपको शायद एग्जाम में भी यही देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स ये लिख रहे होते हैं बी सेल एंड मैक्रोफेज। आंसर वैसे सी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो किस टाइम पे प्रेजेंट होती है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो हम लोगों को मिलती कब है, जब हम लोग पैदा हुए तो हमें मिलती है। तो ये कब मिली हमें, बाय बर्थ मिली। अब बाय बर्थ अगर मिली हुई है कोई इम्यूनिटी तो वो है कौन सी है, इन्नेट इम्यूनिटी एट बर्थ। हमें पैदा होते ही मिल जाती है, पैदा होते ही तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है ना इतना, क्यों, मदर से इम्यूनिटी मिली हुई है, तो वो इम्यूनिटी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। बाकी ये जो ऑप्शन लिख रखे हैं 2, 6 और 2 साल, तो ये आप लोगों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। कोई वैक्सीन मैंने 2 साल बाद लगाई है, कोई 6 महीने बाद लगाई है, कोई 1 साल बाद लगाई है, तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है NaOH। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल रहे होते हैं भाई, सबका हम लोगों को मोलर मास ऐड करना है। तो N सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। 1 6 7 7 3 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 और 2 4 40। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज़ 40। आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ बाइल एसिड। जो बाइल एसिड का pH होता है वो कितना होता है, तो बाइल एसिड का pH होता है 5.5 से 7.5 के बीच में। कभी कभी अल्कलाइन नेचर का देखा जाता है क्योंकि ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है बाइल सॉल्ट के साथ, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका pH यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइज़ आज के जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, होप सो आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस और आंसर हम लोगों ने आज की क्लास में किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दें इसी वीडियो के नीचे, जिससे हम लोग और वीडियोज़ ऐसे बना पाएँ। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये पहला वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों का और सपोर्ट मिलता है तो हम लोग ऐसे ही और वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।